शिवाजी का राज्याभिषेक भाग 2। सफेद वस्त्र पहने, मुकुट पहने और फूलों की माला पहने शिवाजी अपने महल के विशाल हॉल में दाखिल हुए। उनके बगल में उनकी रानी सोयरा थी। उनके मिलन के प्रतीक के रूप में उनके वस्त्र एक साथ गुथे हुए थे। शिवाजी के पीछे उनकी मां और उनके पुत्र संभाजी आए। फिर उनके 8 मंत्री आए, जिनमें से प्रत्येक पवित्र जल से भरा एक सोने का बर्तन ले आ रहा था। वह अपने सिंहासन के पास पहुंचे, जो सोने के कपड़े की छतरी से ढका हुआ था, जिस पर लटकन में मोती लटक रहे थे। हॉल में उनकी धीमी गति से आगे बढ़ने के दौरान भीड़ के बीच सोने और पन्ना के कमल के फूल फेंके जा रहे थे। वह सिंहासन पर बैठे और शहर की हर तोप ने श्रद्धांजलि अर्पित की। किले से किले तक सभी घाटों पर मराठा तोपों ने राजधानी की तोपों का जवाब दिया। 16 ब्राह्मण महिलाएं शिवाजी के सिंहासन की ओर बढ़ी और उनकी आंखों के सामने दीप जलाए और उन्हें उनके सिर के ऊपर घुमाया ताकि सौभाग्य सुनिश्चित हो सके। फिर शिवाजी उठे और अपनी सादी सफेद पोशाक के ऊपर सोने से कढ़ाई की हुई बैगनी रंग की एक भारी पोशाक पहन ली और फूलों की माला की जगह उन्होंने रत्नों की लटकन वाली पगड़ी पहन ली। पोप गंगा भट्ट ने अपने सिर के ऊपर शाही संप्रभुता का मोती जड़ा हुआ सोने का छत्र उठाया। सैनिकों ने भालों पर ढालें भिड़ाई और भीड़ ने जयकारे लगाए। फिर अपने सिंहासन से उतरकर शिवाजी हॉल में चले गए और सोने से सिले कालीनों से लटके एक राजकीय हाथी पर सवार होकर अपनी राजधानी में जुलूस के रूप में चले गए। हर खिड़की से महिलाओं ने उनके सिर पर फूल और रंगीन चावल बरसाए और जलते हुए दिए लहराए। विजयी रेजिमेंटों के झंडे जुलूस के ऊपर लहराए, शहर के ऊपर अचानक बहने वाली हवा के झोंकों से लहराए। फिर से गरजते बादलों की बढ़ती हुई चादर लहराई। सोने और चांदी के लटकन सूरज की आखिरी किरणों में धातु की तरह चमक रहे थे, जो जल्द ही मॉनसून के पहले तूफान से ढकने वाले थे। आज यद्यपि महल खंडहर में तब्दील हो चुका है, शिवाजी के सिंहासन का पारंपरिक स्थल एक टीले से चिन्हित है और कोई भी नंगे पैर के अलावा वहां नहीं जा सकता है और निम्न जाति के लोग तो वहां बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। राज्य अभिषेक समारोह के बाद शिवाजी ने औपचारिक रूप से अंग्रेजी दूतों का स्वागत किया। हमेशा की तरह धूमधाम से पेश किए जाने के बाद उन्होंने अपने दूतावास के उद्देश्य को उजागर किया। उन्होंने हुबली और राजापुर में अंग्रेजी कारखानों पर मराठा छापों की शिकायत की। उन्होंने अधिकतम 2.5% आयात शुल्क के साथ मराठा क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मांगी। यह वह राशि थी जो अब सूरत में शाही अधिकारियों द्वारा लगाई जाती थी। उन्होंने मराठा तटों पर छोड़े गए अंग्रेजी जहाजों को वापस लाने और शिवाजी के राज्य में अंग्रेजी सिक्कों के मुक्त प्रचलन का अनुरोध किया। शिवाजी समझौतावादी और विवेकशील थे। उन्होंने राजापुर पर मराठा हमले में हुए नुकसान के लिए अंग्रेजों को 10,000 पैगोडा दिए, लेकिन हुबली में हुए नुकसान के उनके आकलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जहाज के मलबे के संबंध में उन्होंने बताया कि ये पारंपरिक रूप से तटवर्ती मछुआरों की संपत्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे जहाज के मलबे पर सवार किसी भी अंग्रेज नाविक की जान बचाने का वादा किया। अंग्रेजी सिक्कों के मामले में उन्हें खुशी थी कि उनके राज्य में उनका प्रचलन था। उनकी अपनी टकसाल मुगल सिक्कों जैसी शुद्धता और तकनीकी गुणवत्ता वाले सिक्के नहीं बना सकती थी। इस अवधि के भारतीय मराठा सिक्के बहुत खराब तरीके से बनाए गए हैं। शिवाजी का अपना नाम उनके अपने टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर कम से कम 8 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है और ढलाई का तरीका आदिम था। टकसाल में आवश्यक परीक्षण की एक निश्चित मात्रा में चांदी प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी जाती थी, जो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता था, उन्हें गोल करता था और तौलता था। इस बात का अधिक ध्यान रखा जाता था कि वजन सही होना चाहिए, ना कि आकार एक समान होना चाहिए। चूंकि मुहर चांदी के टुकड़े से बड़ी थी, इसीलिए शिलालेख के सभी अक्षर शायद ही कभी लिखे गए थे। इसलिए इस अनुरोध के साथ साथ आयात शुल्क से संबंधित अनुरोध भी शिवाजी ने सहर्ष
स्वीकार कर लिया। हमारी मित्रता को बहुत संतोष के साथ स्वीकार किया और हमारे समझौते और व्यापार से अपने और देश के लिए बहुत खुशी का वादा किया। मंत्री नारायण पंडित जो अंग्रेज के साथ आए थे, दूतों ने आगे कहा, हमारे राष्ट्र के प्रति महान दयालुता की अभिव्यक्ति। इसके बाद अंग्रेजों ने शिवाजी को एक अंगूठी भेंट की और उन्होंने श्री ऑक्सेडन को सम्मान की एक पोशाक प्रदान की। इन सुखद वार्तालापों में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की याचिका ने बाधा डाली, जिसने घोषणा की कि वह केवल अंग्रेजों को देखना चाहता था। उसने बताया कि वह कसाई था जिसने रायगढ़ में रहने के दौरान उन्हें बकरियों का मांस उपलब्ध कराया था। वह रायगढ़ पहाड़ी की तलहट्टी में रहता था, लेकिन जब उसने सुना कि अंग्रेज जल्द ही जा रहे हैं तो उसने पहाड़ी पर चढ़ने और उन्हें देखने पर जोर दिया। अपने अंग्रेजी ग्राहकों के सामने लाए जाने पर वह कुछ देर तक चुपचाप विस्मय में उन्हें देखता रहा। तो ये वे लोग थे, उन्होंने कहा, जिन्होंने इतने कम समय में कुछ ही दिनों में इतना मांस खा लिया था जितना उसके बाकी सभी ग्राहक कई सालों में खा पाते। शिवाजी के राज्य अभिषेक के कुछ दिनों बाद जब रायगढ़ की सड़कों पर हवाएं गरज रही थी और महल की दीवारों पर मानसून की बारिश हो रही थी, जीजाबाई बीमार पड़ गई। कुछ देर तक शांति से चिंतन करते रही और फिर अपने अंत की तैयारी करने लगी। वह अपने बेटे को, जिसे उसने अकेलेपन और गरीबी में जन्म दिया था, हिंदू सम्राट बनते देखने के लिए जीवित रही और ऐसा लग रहा था कि उन्हें जीवन से आगे कुछ और नहीं चाहिए। उन्होंने आदेश जारी किया कि उनकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। अपनी बीमारी के 5वें दिन वह चुपचाप चली गई। उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर को रायगढ़ में जला दिया गया और राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। अगले वर्ष एक दूसरा अंग्रेजी दूतावास शिवाजी से मिलने आया, जिसके एक सदस्य ने निम्नलिखित विवरण छोड़ा। राजा 22 मार्च को दोपहर के समय घोड़े और पैदल सैनिकों की भरमार और लगभग 150 पालकियों के साथ आए। जैसे ही हमें उनके निकट आने की खबर मिली, हम अपने तंबू से बाहर निकले और उनसे बहुत निकट से मिले। उन्होंने अपनी पालकी को स्थिर रखने का आदेश दिया, हमें अपने पास बुलाया, हमें देखकर बहुत खुश हुए और इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि हम उनसे मिलने आए हैं, और कहा कि सूरज की तपिश के कारण वे हमें अभी नहीं रोकेंगे, लेकिन शाम को वे हमें बुला लेंगे। अगले दिन राजा आए। उन्होंने अपनी पालकी रोकी और हमें अपने पास बुलाया। जब हम बहुत निकट पहुंच गए तो हमने रुक गए, लेकिन जब तक मैं उनके पास नहीं पहुंच गया, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। उन्होंने मेरे बालों को अपने हाथ में लेकर अपना ध्यान थोड़ा हटा लिया और हमसे कई सवाल पूछे। उनके साथ हम लगभग 2 घंटे तक रहे, जिसमें से अधिकांश उनके कई सवालों के जवाब देने में व्यतीत हुआ। आखिरकार हमने उन्हें अपनी इच्छाओं का पत्र प्रस्तुत किया, जिसका अनुवाद देश की भाषा में किया गया था, जिसे पढ़कर सुनाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर रुककर गंभीरता से हमारी ओर देखते हुए कहा कि यह सब हमें प्रदान किया गया था। फिर भी कंपनी के इनकार संभवतः कारक के कारण ये सौहार्दपूर्ण संबंध बिगड़ गए। उस समय उनके द्वारा किए गए एक आवधिक हमले से पीड़ित ने शिवाजी को 50 महान आयुध और 2 महान पीतल की तोपें प्रदान की, इस आधार पर कि इतनी सार्वजनिक कार्रवाई निश्चित रूप से इस राजा को भड़काएगी। औरंगजेब और धरगांव पर मराठा आक्रमण द्वारा जहां कंपनी की एक फैक्ट्री थी, जिसे कुछ नुकसान हुआ। हालांकि शिवाजी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री को आवारा और स्काउट्स ने बिना आदेश या उनके जनरल की जानकारी के लूट लिया था। सूरत परिषद ने क्रोध व्यक्त किया, जब तक वह समुद्री डाकू और विश्वासव्यापी डाकू जीवित है, जिसे ना तो मित्र की परवाह है, ना शत्रु की, ना ईश्वर की, ना मनुष्य की, तब तक उसके देश में किसी भी व्यापार में कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। हालांकि एक बड़ी बहस के बाद संबंधों में सुधार हुआ और बॉम्बे काउंसिल ने सूरत को संतुष्ट होकर लिखा। उन्होंने सभी को मंजूरी दे दी। हमारी संतुष्टि की मांग के कारण हमें 100 खांडी सुपारी भेजी गई है। अनेक असहमतियों के बावजूद अंग्रेज हमेशा हमारे पड़ोसी शिवाजी को पसंद करते रहे। जैसा कि बॉम्बे काउंसिल ने लिखा, हम यह कहने का साहस करते हैं कि यदि उनमें किसी राष्ट्र के प्रति दया है तो वह अंग्रेजों के
प्रति है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी का गिरता स्वास्थ्य। तब तक के लिए धन्यवाद।